Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the Unit 3B of your Class 12 NCERT Legal Studies book. The chapter's name is Law of Torts. आपको पता है ये तो काफ़ी फंडामेंटल है, मतलब काफ़ी इजी सा लॉ है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर शुरुआत में टॉर्ट के डेफिनेशन, सिविल और क्रिमिनल लॉ के बीच में जो डिफरेंस है वो बताया हुआ है। उसके बाद में तीन तरीके के टॉर्ट बताए हुए हैं। पहले तो इंटेंशनल, उसके अंदर 3-4 टॉर्ट बताए हुए हैं, असॉल्ट, बैटरी मतलब मारना पीटना किसी को, ये सब। उसके बाद में नेग्लिजेंस बताया हुआ है। नेग्लिजेंस के बाद में इन्होंने जो बताया वो है नो फॉल्ट लायबिलिटीज, एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है। इतना ही है ये चैप्टर, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। वी आर डूइंग अ वन शॉट एक्सप्लेनेशन सीरीज फॉर योर सीबीएसई बोर्ड्स 2026 जो 10 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, एंड आई विल बी एबल टू अपलोड, आज शायद 23rd ऑफ फेब है, और इसके बाद में टोटल 10 वीडियोस रहते हैं, और फेब थोड़ा ऐसे महीना भी 28 दिन का ही है ना, तो आई विल बी एबल टू अपलोड ऑल द चैप्टर्स बाई आई गेस 5th और 6th मार्च। होली के टाइम पे भी अपलोडिंग वगैरह चालू रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 5-6 मार्च तक मैं कर दूंगा, और मैक्सिमम मान के आप चलो 10 मार्च आपके एग्जाम के लगभग 1 महीने पहले तक सारे वीडियोस नई सीरीज के अपलोडेड है। अदरवाइज जो 2025 वाले बोर्ड के लिए सीरीज करी थी उसके वीडियोस तो पड़े ही है। इस वाली सीरीज के अंदर फर्क बस इतना है कि एक तो उस टाइम पे मैं बिगिनर था, अब मेरे को लगभग 1 साल हो गया है, तो मैं थोड़ा बहुत जान गया हूँ, सीख गया हूँ किस तरीके से समझाना है। ये वीडियोस थोड़े लेंथी भी आ रहे हैं एज कम्पेयर टू दोज वीडियोस, ये भी एक फर्क है। उसके अलावा मैंने टॉपिक्स भी लगभग सारे कवर करने की कोशिश करी है, जो लास्ट ईयर थोड़े बहुत मिस हो गए थे, इतना ही फर्क है इनके अंदर। इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज सौरभ राज बिवाल, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड अ लॉयर बाय ट्रेनिंग. Today we are doing Unit 3B, one short explanation. The name of the unit is Law of Torts. We are doing it for CBSE Board 2026. मैंने फॉर्मेलिटी के लिए आपको हर चीज वापस एक बार बता दी है. Now moving forward with the contents of this particular lecture. तो contents की अगर हम बात करें तो we will start with the introduction. Introduction की 2 स्लाइड होने वाली है. Then we will be comparing civil and criminal laws. What exactly is the difference between both these laws? ये हम compare करेंगे. देन फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट्स, ये क्या क्या होते हैं बुक के अंदर दिए हुए हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. देन सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स. टॉर्ट इज बेसिकली ए कॉमन लॉ प्रिंसिपल, मतलब ये कोई स्टैच्यू या कोई लॉ या लेजिस्लेशन नहीं बना हुआ है इसका. इंडियन टॉर्ट्स एक्ट इस तरीके से कुछ नहीं है. जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, जो हम यूनिट 3A के अंदर पढ़ रहे थे, वैसे इंडियन टॉर्ट्स एक्ट नहीं है. ये जजेस के दिए हुए जजमेंट्स आगे चल के प्रेसिडेंट बन गए और उनके हिसाब से ये लॉ बना हुआ है. ये कोई एक कोडिफाइड लॉ नहीं है. इतना ही है इसके अंदर सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर. उसके बाद में काइंड ऑफ रॉन्गफुल एक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें देखो 3 काइंड्स है जो मेनली डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर. 3 काइंड ऑफ टॉर्ट्स आर डिस्कस. पहले है इंटेंशनल टॉर्ट्स. इंटेंशनल टॉर्ट्स के बाद में नेग्लिजेंस डिस्कस किया गया, मतलब लापरवाही, और उसके बाद में नो फॉल्ट लायबिलिटीज. ये 3 तरीके की चीजें डिस्कस करी गई है. इंटेंशनल टॉर्ट के अंदर कुछ सब हेडिंग्स है, जैसे असॉल्ट मतलब किसी को डराना, बैटरी मतलब किसी को मारना, फॉल्स इंप्रिजनमेंट मतलब किसी को एक 4 दीवारी के अंदर बंद कर देना, ट्रेसपास टू लैंड एंड चैटल्स, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. चैटल्स का मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और लैंड चैटल्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी, ठीक है. और लैंड तो आपको पता ही है, इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो इसका ट्रेसपास मतलब किसी की, इंसान की चीज को उसके बिना परमिशन के टच करना या फिर उसके अंदर एंटर करना, इस तरीके की चीजें, ठीक है. अनलॉफुल हरेसमेंट एंड इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस, बहुत इजी है, ये नाम ही बड़ा दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर. डिफेमेशन मतलब किसी के बारे में बुरा भला बोलना, इस तरीके की चीजें. फिर उसके बाद नो फॉल्ट लायबिलिटीज के अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आ जाएगा, एक्सेप्शंस टू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो टोटल 5 है वो हम डिस्कस कर लेंगे, एंड वी विल कंक्लूड विद द लास्ट थिंग, दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी. दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द इंट्रोडक्शन. उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे मेरे ये नोट्स के पेड सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक बार मेरे को, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, मेरे को मैसेज कर देना कि सर हमें ये जो नए वाले नोट्स है वो भेज दो, ठीक है. अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट वगैरह से भी काम चला सकते हो. और इफ यू वांट टू बाय द नोट्स देन यू विल गेट द पिन्ड कमेंट, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक होगा. एक टॉपमेट नाम की वेबसाइट है, उसके थ्रू आप नोट्स खरीद सकते हो. रीजनेबली प्राइस है, 300 रुपए प्राइस है, 299 इज द प्राइस, तो इट इज नॉट मच, इतना ज्यादा कुछ नहीं है.
और उसके अलावा आप मेरे से पर्सनली चैट के ऊपर डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो, तो यू कैन बाय देम इफ यू वांट, और अदरवाइज स्क्रीनशॉट वगैरह से अगर काम चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि टॉट एग्जैक्टली होता क्या है। तो इट मींस रॉन्ग। टॉट का मतलब क्या है? रॉन्ग। और इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज टॉटम। इसका मीनिंग क्या होता है? ट्विस्टेड या फिर क्रूड, एनीथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट। ठीक है, कोई भी चीज जो सीधी नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो एनीथिंग विच इज रॉन्ग, एनीथिंग विच इज ट्विस्टेड या फिर क्रूड, इट इज अ टॉट। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉटम। एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इतना इजी एमसीक्यू वो पूछेगे नहीं, मेरे को नहीं लगता। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टॉट इज कमिटेड थ्रू अ टॉर्टियस एक्ट। तो जिस तरीके से कमिट किया जाता है उसको एक टॉर्टियस एक्ट कहते हैं। हम धीरे धीरे हम इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में विच रेफर्स टू कंडक्ट ऑफ वायलेटिंग द लीगल राइट्स ऑफ अनदर पर्सन। तो टॉट इज नथिंग बट वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ अ पर्सन। अब जैसे I have got right of right now I am shooting this particular video, ठीक है, एक स्टूडियो सेटअप के अंदर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अब मेरे को एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए इसके लिए। अगर मेरे घर के बाहर कोई डीजे बजाने लग जाए या फिर बहुत तेज म्यूजिक बजाने लग जाए, और इंटेंशनली जब उसे पता हो कि इस टाइम पे शूट करता है वीडियोस, उस टाइम पे वो जानबूझ के मतलब एक तरीके से कोई गाने वगैरह बजाने लग जाए, तो ओवर हियर आई कैन फाइल अ केस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, दैट इज टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। न्यूसेंस बोले तो किसी को अनॉय करना, किसी को परेशान करना। ये केस मैं उसके ऊपर फाइल कर सकता हूं बिकॉज आई हैव गॉट राइट ऑफ पीसफुल एनवायरनमेंट। मतलब आप गाने बजाओ, कोई ओकेजन हो तो बजाओ, बर्थडे हो बजा लो, ठीक है, शादी हो बजा लो, बट आप मेरे को परेशान करने के लिए रोज तेज म्यूजिक बजा रहे हो, वो तो गलत है ना। तो यहां पे देखो, आई हैव गॉट अ लीगल राइट ऑफ पीसफुल एनवायरनमेंट, और अगर वो मेरे को नहीं मिल रहा है तो आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट विल बी द केस ऑफ टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। शायद आपको समझ में आ गया होगा। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, दैट मींस रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल व्हिच इज एड्रेस्ड थ्रू लीगल एक्शन फॉर कॉम्पनसेशन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है? रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। सिविल लॉ का मतलब ये ही होता है कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई रॉन्ग कमिट हुआ है। अब यहां पे देखिए, इसको एड्रेस किस तरीके से किया जाता है? एक लीगल एक्शन फॉर कॉम्पनसेशन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। इसके अंदर जेल की सजा नहीं होती है। अगर मान लो आपके ऊपर कोई टॉर्ट का केस लग गया और आप वो केस हार भी गए, आपके ऊपर वो केस लग गया, आप वो केस हार भी गए, बट स्टिल आपको कोई जेल की सजा नहीं होगी। ये गलती है, बट इतनी बड़ी गलती नहीं है कि किसी को जेल में डाल दिया जाए। सिर्फ पैसे दिलवाए जाते हैं, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होता है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं होता है। नॉट ऑल सिविल लॉ रॉन्ग्स आर टॉर्ट्स लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जो सिविल लॉ है ये एक बिगर ब्रांच है, एक बिगर सर्कल है, ठीक है। उसके अंदर एक छोटा सर्कल है, दैट इज टॉर्ट्स। सिविल लॉ के अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ जाता है, उसके अलावा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आ जाता है। लॉट मेनी सिविल लॉज आर देयर। तो टॉर्ट इज अ सब ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। सिविल लॉज इज अ बिगर सर्कल एंड टॉर्ट इज अ स्मॉलर सर्कल विद इन सिविल लॉज। टॉर्ट अकर्स व्हेन समवन डेलिबरेटली और नेग्लिजेंटली कॉजेज हार्म और लॉस टू अनदर पर्सन और देयर प्रॉपर्टी। टॉर्ट अगर कब होता है? जब कोई इंसान या तो नेग्लिजेंटली, मतलब लापरवाही की वजह से, अपनी केयरलेस एक्शंस की वजह से किसी को नुकसान पहुंचा दे, और या फिर जानबूझ के, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? जानबूझ के किसी को कोई नुकसान पहुंचा दे, तब टॉर्ट कमिट होता है। और एक चीज देखिए, यहां पे लिखा हुआ कॉजेज हार्म। अगर हार्म नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं है, तो टॉर्ट का केस प्रूव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। या तो वो लीगल इंजरी होनी चाहिए, या फिर वो कोई ना कोई वैसे नुकसान होना चाहिए, मॉनेटरी नुकसान हो गया या फिर लग गई है, ऐसे वैसे कुछ ना कुछ नुकसान होना चाहिए, आइदर लीगल डैमेज और सम फिजिकल डैमेज और मॉनेटरी लॉस, तभी टॉर्ट माना जाएगा, अदरवाइज टॉर्ट नहीं माना जाएगा। एग्जांपल्स इंक्लूड डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा भला बोलना और उसकी इज्जत को लोअर डाउन करना। उसके बाद में ट्रेसपास, किसी के लैंड में बिना बताए पर एंटर करना या फिर बिना परमिशन के एंटर करना। देन न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है अनॉय करना किसी इंसान को। न्यूसेंस तो मैंने इसी स्लाइड के अंदर आपको समझाया है, एग्जांपल मैंने आपको दिया है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। तो वी आर डन एंड डस्टेड विथ हाफ ऑफ द इंट्रोडक्शन। अभी और बचा है, टॉर्ट का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेंथी है। अब उसके बाद में देखो, टॉर्ट लॉ एम्स टू कंपनसेट द विक्टिम रेदर देन पनिश द रॉन्ग डूअर, फोकसिंग ऑन डिटरमाइनिंग फॉल्ट एंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस। तो टॉर्ट का जो मेन पर्पज है, टॉर्ट का जो मेन पर्पज है, बेसिक पर्पज है, दैट इज टू कॉम्पनसेट द
विक्टिम रेदर देन पनिशिंग द रॉन्ग डूअर। यहां पे पनिशमेंट नहीं होता है, सिर्फ कॉम्पनसेशन होता है, समझ गए। फोकस, यार ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, आई डोंट नो, ठीक है अब शायद लिखा जाएगा। तो यहां पे देखो टॉर्ट लॉ का जो मेन एम है दैट इज टू कॉम्पनसेट द विक्टिम। जो भी इंसान है जिसके, जो प्लेंटिव है, प्लेंटिव इज द पर्सन हु फाइल्स अ केस और डिफेंडेंट इज द पर्सन हु हैज डन अ रॉन्ग। ये कोर्ट के अंदर प्रूव होता है कि रॉन्ग किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इट्स मेन एम इज टू कॉम्पनसेट द विक्टिम रेदर देन पनिशिंग द रॉन्ग डूअर, फोकसिंग ऑन डिटरमाइनिंग फॉल्ट एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेजेस। तो इसके अंदर क्या डिटरमाइन किया जाता है, पहली बात तो फॉल्ट डिटरमाइन किया जाता है और एक्सटेंट ऑफ डैमेज, कि जितना नुकसान हुआ उतना पैसा कोर्ट दिलवा देगा। अब यहाँ पे देखो सपोज दैट यू स्लैप वन ऑफ योर क्लासमेट, तो कॉम्पनसेशन कितना मिलेगा, नॉर्मल होगा। सपोज दैट यू स्लैप द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तो अगर वो आपके ऊपर केस फाइल करे तो कॉम्पनसेशन और ज्यादा होगा, बैटरी का केस लगेगा। सपोज दैट यू स्लैप द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट और ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो कॉम्पनसेशन और ज्यादा, समझ गए। तो ये एक तरीके से पहले तो फॉल्ट डिटरमाइन करी जाती है और उसके बाद में जो डैमेज हुआ है, एक्सटेंट ऑफ डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से कॉम्पनसेशन अलॉट कर दिए जाते हैं। उसके बाद में द रेमेडी इज ऑफन इन द नेचर ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। जो रेमेडी दी जाती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के फॉर्म में दी जाती है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है, ये वो डैमेजेस का मतलब कंपनसेशन है, ठीक है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, पैसा, ठीक है। अब यहां पे देखिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस बेसिकली मींस द डैमेजेस व्हिच आर नॉट प्री मेडिटेटेड और प्री डिसाइडेड, पहले से डिसाइडेड नहीं है, समझ गए। अब जैसे किसी ने ये कोई मेन्यू कार्ड थोड़ी बना रखा है कि अगर कोई मान लो नेग्लिजेंटली गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो कितने पैसे लेगा, थप्पड़ खाने के कितने पैसे लेगा, किसी ने डरा दिया तो कितने पैसे लेगा, ऐसा कोई मेन्यू कार्ड तो है नहीं किसी का। तो कोर्ट केस बाय केस डिसाइड करता है कि कितने पैसे या कितना कॉम्पनसेशन देना है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब ये है कि द डैमेजेस व्हिच आर नॉट प्री मेडिटेटेड और प्री डिसाइडेड, ये लिखा हुआ भी है येलो फॉन्ट के अंदर। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ मनी दैट कैन नॉट बी फोरसीन और असेस्ड बाय अ फिक्स्ड और प्री डिसाइडेड फॉर्मूला। अब उसके बाद में अगले जो दो पैराग्राफ है ये आपको रटने पड़ेंगे, ये सीबीएसई आपसे पूछ सकता है एग्जैक्टली कि सर जॉन सेलमन ने टॉर्ट के बारे में क्या कहा था, या फिर इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल मिस्टर एमसी सेटलवाद, इन्होंने टॉर्ट के बारे में क्या डेफिनेशन दी थी, ये सीबीएसई आपसे एग्जैक्ट पूछ सकता है। तो ये दोनों चीज जो है वो आपको रटनी पड़ेगी। समझा मैं दूंगा लेकिन याद रखना आपका काम है, ये पूछा जा सकता है। सेइंग इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू सर जॉन सेलमन, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द remedy is a common law action for unliquidated damages which is not exclusively a breach of contract or a breach of trust or other merely equitable obligation। तो इन्होंने क्या बोला कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, इसकी जो रेमेडी है वो है कॉमन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, और ये बाकी ब्रांचेस ऑफ सिविल लॉ से अलग है। जॉन सेलमन के अकॉर्डिंग इन्होंने देखो टॉर्ट को वैसे ही डिफाइन किया जैसे जनरली डिफाइन किया जाता है कि इट इज द सिविल रॉन्ग, मतलब रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। उसके बाद में कॉमन लॉ एक्शन है, कॉमन लॉ एक्शन का मतलब क्या, कोई कोडिफाइड लॉज नहीं है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं। उसके बाद में एक कोमा के बाद में इन्होंने इसे डिस्टिंग्विश किया है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ सिविल लॉ। ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ सिविल लॉज, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, और भी कई सारे सिविल लॉज हो सकते हैं। तो इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द सिविल लॉ, ये सर जॉन सेलमन का व्यू पॉइंट है। उसके बाद में इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल मिस्टर एमसी सेतलवाद। एक चीज और है कि मेरा जो हॉस्टल था कॉलेज के अंदर दैट वाज एमसीएस हॉस्टल, एमसीएस एनएलयू जोधपुर के अंदर एमसीएस हॉस्टल था, वो इनके नाम के ऊपर ही था, इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल के नाम पे ही था। तो यहां पे देखिए law of torts is an instrument for making people to adhere to standards of reasonable behavior and respect the rights and interests of one another। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि देखो क्राइम जो होता है, अगर कोई क्राइम की बात करें तो क्राइम के अंदर जेल वगैरह की सजा मिलती है। अब कई ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर हम किसी को जेल में नहीं डाल सकते। सपोज दैट आई ईट अ बनाना एंड थ्रो द बनाना पील ऑन द ग्राउंड रेदर देन थ्रोइंग इट इन द डस्टबिन। मैंने उसे डस्टबिन में फेंकने की जगह नॉर्मली किसी कॉरिडोर में फेंक दिया, कोई उसके ऊपर स्टेप अप करता है और वो फिसल के नीचे गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है काफी ज्यादा। अब देखो मैंने गलत किया है लेकिन इतना बड़ा गलती भी नहीं की है कि मेरे को जेल में डाल दिया जाए। तो दैट्स वाई एक रीजनेबल बिहेवियर सोसाइटी के अंदर बनाए रखने के लिए
हमने लॉ ऑफ टॉर्ट्स नाम की एक चीज बना रखी है, ऐसा कोई लॉ या फिर ऐसा कोई कॉमन लॉ प्रिंसिपल हमने बना रखा है। ये व्यू पॉइंट है इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल मिस्टर एमसी सेटलवाद का। इंट्रोडक्शन इज ओवर, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो सिविल रॉन्ग इज अ रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट रॉन्ग होता है, जबकि क्रिमिनल रॉन्ग जो है वो रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी होता है। ये चीज यहां पे लिखे हुई भी है, सिविल लॉ एड्रेसेस रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल्स व्हाइल क्रिमिनल लॉ डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल। तो यहां पे देखो, सपोज दैट देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे और किसी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था और मान लो मैंने ब्रीच कर दिया, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। तो एक चीज बताओ कि मतलब हो सकता है थोड़ी बहुत रेपुटेशन खराब हो, बट क्या लोग मेरे से बात करना बंद कर देंगे, मेरे से दूर भागना चालू कर देंगे? ऐसा तो नहीं है। बट सपोज दैट आई कैरी आउट 5 मर्डर्स, मैंने 5 लोगों को जान से मार दिया, तो इज इट अ रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल? क्या ये उनसे 5 लोगों के अगेंस्ट गलती है, या फिर आई एम अ थ्रेट टू द सोसाइटी? आंसर विल बी आई एम अ थ्रेट टू द सोसाइटी इफ आई हैव कमिटेड 5 मर्डर्स। अगर मैंने ये किया है तो मैं सोसाइटी के लिए थ्रेट हूं, मैं 5 लोगों को मार सकता हूं, तो मैं 5 और को भी मार सकता हूं। ऐसे केस में क्या होगा, मेरे ऊपर केस चलाया जाएगा और मेरे को सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा, सेग्रीगेट कर दिया जाएगा, मतलब जेल में डाल दिया जाएगा। दैट इज द सिनेरियो। टॉर्ट लॉ रॉन्ग अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, उन 2 लोगों को ही फर्क पड़ता है, या फिर जो पार्टीज है उनको ही फर्क पड़ता है, सोसाइटी का और पुलिस का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्रिमिनल लॉ इज रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी। अ मर्डरर, अ थीफ, they are basically citizens who don't deserve to remain in the society, that's why they are being punished and segregated from the society and put behind the bars, that is criminal law. उसके बाद में देखो, criminal law focuses on public interest such as protecting people from robbery, assault, all these things. Purpose and focus की बात करें तो क्रिमिनल लॉ का जो मेन फोकस है वो एक तो है पनिशमेंट, मतलब जो भी इंसान है उसको पनिश करो, मतलब या तो सोसाइटी से अलग कर दो, जेल के अंदर डाल दो, या फिर कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी दे दो, फांसी पे लटका दो, या फिर रिहैबिलिटेशन। क्रिमिनल लॉ का दूसरा पर्पस क्या होता है? रिहैबिलिटेशन। मतलब अगर कोई इंसान है जो ड्रग एडिक्ट है, मतलब वो ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है बट वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि बेच रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, तो उस इंसान को रिहैबिलिटेशन की ज्यादा जरूरत है। पनिशमेंट से कोई फायदा नहीं होना, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालना ज्यादा जरूरी है। तो क्रिमिनल लॉ का एक एम तो हो गया पनिशमेंट, दूसरा हो गया रिहैबिलिटेशन, तीसरा हो गया सेफगार्डिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को सेफगार्ड करना। सिविल लॉ का जो मेन गोल है वो क्या है? टू कॉम्पनसेट द विक्टिम्स ऑफ रॉन्ग डूइंग, जो भी रॉन्ग हुआ है उसके विक्टिम्स को कॉम्पनसेट करना सिविल लॉ का मेन गोल होता है। उसके बाद में लीगल प्रोसीडिंग्स की बात करें, इन क्रिमिनल केसेस डिफेंडेंट्स आर फाउंड गिल्टी और नॉट गिल्टी, व्हाइल इन सिविल केसेस दे आर डीम्ड एज लायबल और नॉट लायबल। अब एक चीज और देखिए, अगर कोई सिविल लॉ का केस है तो आपको खुद एक प्राइवेट वकील हायर करके कोर्ट के अंदर केस फाइल करना पड़ेगा, जबकि क्रिमिनल केस जो है वो सरकार फाइल करती है, सरकार फाइल करती है। और जो सरकारी वकील होता है, सबसे पहले तो उसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, पुलिस और सरकारी वकील साथ में काम करते हैं। सरकारी वकील को हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, समझ गए? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस फाइल करेगा और सारा का सारा काम सरकार देखती है ऑन द बिहाफ ऑफ द विक्टिम, बिकॉज इट इज रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होता है? द गिल्ट मस्ट बी प्रूवन बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो किसी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, तो जब तक जज के मन में आखिरी सवालिया निशान खत्म नहीं हो जाता तब तक केस प्रूव करना पड़ेगा। और प्रूव कौन करेगा? स्टेट प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील करेगा, समझ गए? अगर सिविल लॉ की बात करें तो प्लेंटिफ्स मस्ट प्रूव देयर केस बाय प्रीपोंडेंस ऑफ एविडेंस कन्विंसिंग द जज मोर देन द डिफेंडेंट्स वर्जन। तो इसके अंदर ये होता है कि आपको बस इतना बताना पड़ता है कि सर गलती हुई है, इसने मेरे को थप्पड़ मारा और ये लो सीसीटीवी फुटेज, इसने मेरे को थप्पड़ मारा है और इतने लोगों के सामने मारा तो लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, ये नुकसान हुआ है, या फिर इसने मेरे बारे में बुरा भला बोला है, या फिर इसने ये किया है, बस जाके प्रूव कर दो। सामने वाले से बेटर आपने प्रूव कर दिया ना, आप केस जीत गए। इसके अंदर इतना ही होता है, जबकि क्रिमिनल लॉ के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ा सा ज्यादा होता है। सिविल लॉ के अंदर अगर आपको केस फाइल करना, भले टोर्ट का केस हो, कॉन्ट्रैक्ट का केस हो, आपको एक प्राइवेट वकील हायर करना पड़ेगा, जबकि क्रिमिनल लॉ के अंदर सारा का सारा काम सरकार देखेगी। दैट इज द सिनेरियो रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
with the next thing that is fundamental elements of a tort। तो मेन एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले देखो देयर आर 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स, 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स चलते हैं टॉर्ट के अंदर। पहला है रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट के अंदर क्या है कि मतलब डिफेंडेंट ने कोई ना कोई गलती करी हुई होनी चाहिए जो लीगली रॉन्ग है। दूसरा है डैमेज। अगर डैमेज प्रूव नहीं हो पाया, अगर डैमेज प्रूव नहीं हो पाया तो टॉर्ट का केस प्रूव नहीं हो सकता। और डैमेज देखो 2 तरीके के होते हैं, एक तो एक्चुअल हार्म और दूसरा लीगल इंजरी। समझ गए? लीगल इंजरी मैं आपको समझाऊंगा आने वाली स्लाइड्स के अंदर। और तीसरा है रेमेडी। देयर आर 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स, रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए और रेमेडी। रेमेडी क्या है? कॉम्पनसेशन, मतलब पैसे दिलवाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स की बात करें, ये शायद आपकी बुक के अंदर है नहीं, आई डोंट नो, बट ये पढ़ाने जरूरी थे, इस वजह से मैंने इन्हें पीपीटी के अंदर इंक्लूड किया है। तो पहला इंजुरिया साइन डैमनम। इसके अंदर क्या होता है? लीगल इंजरी विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज। अगर मान लो मेरे एरिया में चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, मैं वोट देने जाता हूं और मेरे को वोट नहीं देने दिया गया, समझ गए? ऐसे बोल दिया कि मैंने डिजी लॉकर से आधार कार्ड दिखा दिया, वो बोलते फिजिकल कॉपी लाओ। मैंने बोला यार आधार कार्ड इज अ फोटो आईडी, मतलब ये है कि ये सिर्फ इतना पहचानने के लिए होती है कि ये इंसान सौरव है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने डिजी लॉकर के अंदर दिखाया आपको आधार कार्ड, जो एक सरकारी सोर्स है, सरकार ने इसके अप्रूव कर रखा है। और मान लो उस इंसान ने मेरा वोट लेने से मना कर दिया और मैं जिस इंसान को वोट करना चाह रहा था वो 10,000 वोट से जीत गया। ही वॉन द इलेक्शन बाय 10,000 वोट्स, वो इंसान जीत गया। अब एक चीज बताओ, अगर मैं वोट देता या नहीं देता कोई फर्क पड़ने वाला था? रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दैट मींस देयर वाज नो डैमेज, मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ, बट देयर वाज अ लीगल इंजरी। आई हैव गॉट अ लीगल राइट टू वोट, वो मेरा वायलेट हुआ है, वो मेरे को नहीं करने दिया गया। तो इंजुरियस एंड डैमनम के अंदर क्या है? लीगल इंजरी विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज। अगर ये प्रूव हो गया तो आप बेसिकली टॉर्ट का केस जीत गए। अगर लीगल इंजरी आपने प्रूव कर दी तो टॉर्ट का केस जीत गए, एक्चुअल हार्म की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं होती है। दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया। इसका मतलब क्या होता है? डैमेज विदाउट अ लीगल इंजरी। अगर ये होता है तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, यहां पे नुकसान हुआ है लेकिन कोई लीगल इंजरी नहीं है। सपोज दैट आई ओन अ बिजनेस, मान लो मेरी एक स्कूल चलती है, मेरी स्कूल के अंदर 2000 बच्चे पढ़ते हैं, मेरी स्कूल के जस्ट सामने एक नया स्कूल खुल जाता है, 1000 बच्चे उसके अंदर जाने लग गए। अब मेरे को तो करोड़ों का नुकसान हुआ है, हर साल करोड़ों का नुकसान होगा, बट कैन आई फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन? आंसर इज नो, बिकॉज ही आल्सो हैज अ लीगल राइट और अ फंडामेंटल राइट टू रन अ बिजनेस, आर्टिकल 19(1)(g। तो यहाँ पे डैमेज है बट कोई लीगल इंजरी नहीं है। मेरे को एक्चुअल लॉस हुआ है बट मेरे को कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, तो हियर इट इज डैमनम साइन इंजूरिया। यहाँ पे आप टॉर्ट का केस नहीं जीत सकते, बट यहाँ पे आप टॉर्ट का केस जीत सकते हो। आई गेस फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्लियर हो गए आपको। नाउ सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स हमें एग्जैक्टली मिलता कहां से वो हम देखते हैं। तो अनलाइक क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन इंडिया विच हैव स्पेसिफिक रिटन रूल बुक्स लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर इंडियन पीनल कोड, द लॉ ऑफ टॉर्ट्स डज नॉट कम फ्रॉम अ सिंगल ऑफिशियल स्टैच्यू पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक है हमारे पास, एक किताब बनी हुई है, उसको चेंज किया गया बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता, उसकी एक किताब हमारे पास है। हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक भी है, समझ गए? तो दे आर कोडिफाइड लॉज, बट टॉर्ट जो है वो एक कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये आता है कॉमन लॉ से। कॉमन लॉ का मतलब क्या होता है? जज मेड लॉ। मतलब इंडिया के अंदर जुडिशियरी के पास लॉ मेकिंग पावर्स है, along with the parliament judiciary also has law making powers in our country। तो it is a common law principle। common law का मतलब होता है judge made law। this means it was created over centuries by judges making decisions in court cases in countries like England, India, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से। मतलब जजेस ने जैसे जैसे जजमेंट दिए उनको स्टडी कर करके ये लॉ डिराइव किया गया। लॉयर्स हैव टू स्टडी पास्ट केस डिसीजंस टू अंडरस्टैंड द टॉर्ट रूल्स। हाउएवर टुडे सम स्पेसिफिक एरियाज ऑफ टॉर्ट लॉ हैव बीन टर्न्ड इनटू रिटन स्टैट्यूज। आजकल कुछ ऐसे 1-2 लॉज है जो रिटन स्टैट्यूज बने। ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूछा जा सकता है कि टॉर्ट के रिटन स्टैट्यूज बताओ। तो एक तो मोटर व्हीकल एक्ट है और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 2 स्टैट्यूज जरूर बने हैं, समझ गए? आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज काइंड ऑफ रॉन्गफुल एक्ट्स। तो काइंड ऑफ रॉन्गफुल एक्ट्स के अंदर 3 तरीके के रॉन्गफुल एक्ट आपकी बुक के अंदर बताए गए हैं, जो ये यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। पहले ये जो ऊपर लिखा हुआ पैराग्राफ है ये रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में इन तीनों को हम डिस्कस कर लेंगे। इन टॉर्ट केसेस द विक्टिम और द प्लेंटिफ क्लेम्स दैट द डिफेंडेंट और द रॉन्ग डूअर हैज कंडक्टेड अ रॉन्गफुल एक्ट एंड इज लायबल फॉर इंजरी इनकर्ड बाय द प्लेंटिफ। तो टॉर्ट के अंदर क्या होता है? प्लेंटिफ कोर्ट के पास जाएगा
और बोलेगा रॉन्ग डूअर ने कोई गलती करी है या फिर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है जिसकी वजह से उसे या तो एक्चुअल नुकसान हुआ है या कोई लीगल इंजरी हुई है। ये इस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे रहेगा। 3 तरीके के रॉन्ग होते हैं, ठीक है, 3 तरीके के रॉन्ग होते हैं। पहला है इंटेंशनल, मतलब जानबूझ के आपने गलती करी है, मतलब मान लो मैंने किसी को खींच के थप्पड़ मार दिया, अब इसके लिए कोई जेल में थोड़ी डाल देगा यार, इट विल बी नॉन एज बैटरी, समझ गए। मान लो मैंने किसी को डरा दिया, दैट इज असॉल्ट, समझ गए। इस तरीके के सिनेरियो इंटेंशनली जो किए जाते हैं, जानबूझ के कोई गलती करी गई या टॉट किया गया, उसको इंटेंशनल टॉट कहते हैं। एक होता है लापरवाही, नेग्लिजेंस की वजह से। सपोज दैट आई ईट अ बनाना, आई थ्रो द बनाना पील ऑन द ग्राउंड, मैंने नॉर्मल कॉरिडोर के अंदर फेंक दिया, समवन स्टेप्स ऑन इट, फॉल्स डाउन एंड सफर्स फ्रॉम इंजरी, इट इज नेग्लिजेंस। मेरे को कहां फेंकना चाहिए था, वो डस्टबिन के अंदर, बट आई फेल टू डू दैट, तो दैट इज नेग्लिजेंस, एक तरीके से मेरी लापरवाही है। उसके बाद में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर क्या होता है कि आपकी गलती हो या ना हो, आप नेग्लिजेंट थे नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंशन था नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन इफ यू मेड सम पॉजिटिव एफर्ट्स टू स्टॉप द हार्म, स्टिल यू विल बी हेल्ड लायबल इन द केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, समझ गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, ये एक चीज और है यार, इन इन्फोग्राफिक्स के थ्रू भी आप समझ सकते हो। आई हैव ट्राइड टू मेक इन्फोग्राफिक्स विद द हेल्प ऑफ एआई, वैसे तो ठीक है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आर डिपिक्टेड। इतना टाइम नहीं होता वीडियो के अंदर कि भाई ये भी समझाओ और फिर ये इन्फोग्राफिक भी दिखाओ, तो आई I'm not explaining these infographics, but जो भी चीज यहाँ लिखी हुई है वो यहाँ अच्छे से डिपिक्ट जरूर हो रखी है। Now moving forward with the next thing, that is regarding my CLAT ventures. So I'm also doing current affairs videos that I will start to do for CLAT 2027 in a few days. उसके अलावा लॉफ्टॉट्स की सीरीज बनी हुई पड़ी है, बिगिनर्स जो है CLAT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी सीरीज है, you can go through this. Law of contracts, there is a playlist, law of crime, constitutional law, इन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है। उसके अलावा आई एम प्लानिंग टू क्रिएट वीडियोस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, तो वो भी शायद आप गो थ्रू कर लेना। मैं अलग चैनल बनाऊंगा, इस पे करूंगा, ये अभी मेरे को श्योर नहीं है, बट आई एम प्लानिंग टू डू दैट। पॉलिटिकल साइंस के तो एक बुक, वो इंडियन पॉलिटी वाली बुक की तो पीपीटीज मैंने रेडी भी कर लिया है, अब देखता हूं किस तरीके से वो जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंटेंशनल टॉट्स। इंटेंशनल टॉट्स बेसिकली वो होते हैं जो जानबूझ के किसी ने सामने वाले को कोई इंजरी वगैरह कॉज कर दी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, रिक्वायर्स क्लेमेंट टू शो दैट द डिफेंडेंट कॉज द इंजरी ऑन पर्पस, मतलब जानबूझ के। द क्लेमेंट मस्ट आल्सो शो दैट ही और शी suffered a particular consequence or injury that the defendant's actions caused the consequence or injury। तो यहाँ पे देखो एक तरीके से प्लेंटिव कोर्ट के पास जाएगा और बोलेगा सामने वाले ने ये जानबूझ के गलती करी, उसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है, समझ गए, डायरेक्ट उसकी वजह से ही नुकसान हुआ है, समझ गए, ये प्रूव करना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इंटेंशनल टॉट्स। एग्जांपल, असॉल्ट मतलब किसी को डराना, बैटरी मतलब किसी को मारना, फॉल्स इंप्रिजनमेंट मतलब किसी को एक चार दीवारी के अंदर बंद कर देना, अनलॉफुल हैरेसमेंट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, सो ऑन, न्यूसेंस हो गया, और भी कई चीजें हो जाती है। दीज में ऑल्सो हैव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसे लॉज होते हैं, जैसे डिफेमेशन है वो क्रिमिनल लॉ में भी आता है, वो सिविल लॉ में भी आता है। ट्रेसपास है वो क्रिमिनल लॉ में भी आता है, वो सिविल लॉ में भी आता है। जो केस फाइल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्रिमिनल केस फाइल करेगा या फिर सिविल केस फाइल करेगा, समझ गए। सपोज दैट मैंने आपके बारे में बुरा भला बोला, दैट मींस इट इज अ डिफेमेशन। अब डिफेमेशन के अंदर अगर आप क्रिमिनल केस फाइल करना चाहो, यू कैन डू दैट, यू कैन गो टू द पुलिस, रजिस्टर एफआईआर, और सरकार देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको पैसे चाहिए मेरे से तो आप क्या कर सकते हो, सिविल डिफेमेशन का केस फाइल कर दो। आप मुझे जेल भेजना चाहते हो तो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल कर दो, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंशनल टॉर्ट एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन से। पहला असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है किसी को डराना। असॉल्ट का मतलब क्या होता है, किसी को डराना। इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स द असॉल्ट हैपेंस व्हेन समवन इंटेंशनली मेक्स अनदर पर्सन फील अ रीजनेबल फियर दैट दे आर अबाउट टू बी फिजिकली हार्म्ड और टच्ड इन अ ऑफेंसिव वे। सपोज दैट मैंने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, आई स्लैप समवन, आई वांट टू स्लैप समवन, ठीक है, या फिर समवन वांट टू स्लैप मी, तो इस तरीके से हाथ आया और यहाँ रुक गया, ठीक है, तो मेरा रिएक्शन देखना है एक बार, मतलब हाथ ऐसे। अब देखो मेरे को खुद को पता है मैं नहीं मारने वाला, लेकिन देखो मेरे फेस का रिएक्शन क्या आ रहा है, देखो फेस हिल रहा है, समझ गए। तो डर जहां पे होता है ना कि भाई फिजिकल इंजरी होगी, दैट इज असॉल्ट।
उसके बाद में इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट डज नॉट नीड टू हैपन फॉर एन असॉल्ट टू अकर। तो इसके अंदर एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने आपको डराया है, सपोज दैट कोई आपकी तरफ हॉकी स्टिक लेके आ रहा है या फिर किसी ने आपके सामने बंदूक तान दी, किसी ने आपके सामने बंदूक तान दी, दैट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज असॉल्ट। उसके बाद में द विक्टिम्स परसेप्शन ऑफ द डेंजर इज व्हाट ट्रूली मैटर्स। तो विक्टिम का जो परसेप्शन है वो मैटर करता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ अ पर्सन पॉइंट्स एन अनलोडेड गन एट यू एंड यू जेन्युइनली बिलीव दैट इट इज लोडेड एंड फियर गेटिंग शॉट, दैट टेरिफाइंग थ्रेट इज कंसिडर्ड एज एन असॉल्ट। तो किसी ने आपके सामने एक अनलोडेड गन इस तरीके से पॉइंट आउट करी और आपको पता ही नहीं है उसके अंदर गोलियां है या नहीं है, तो भले ही वो अनलोडेड थी बट स्टिल इट इज असॉल्ट। समझ गए? आई गेस समझ में आ गया हो। असॉल्ट का मतलब डराना होता है किसी को। असॉल्ट के बाद आता है बैटरी। बैटरी के अंदर क्या है कि द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, battery happens when someone intentionally directly applies physical force to another person to cause harm or offense। मतलब किसी को मारना पीटना जो है वो बैटरी के अंदर आता है। फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जरूरी नहीं है हाथ पैर से ही मारा जाए, हो सकता है किसी स्टिक से मार दिया, हो सकता है किसी के ऊपर उबलता हुआ पानी फेंक दिया, वो भी बैटरी है। समझ गए? You do not actually have to touch the other person with your bare hands for it to be considered a battery. It can be any intentional act that results in some physical touching the victim, such as throwing hot water on them या फिर किसी के ऊपर पत्थर वगैरह फेंक देना, ये भी बैटरी के अंदर आएगा। For legal battery claim to be successful, both the intention to cause harm and direct action of causing must be present। तो इंटेंशन भी प्रेजेंट होना चाहिए इसके अंदर कि सामने वाला कोई हार्म करना चाहता था। अब ऐसे मान लो कि सपोज दैट मेरे को ट्रेन पकड़नी है, रेलवे स्टेशन पे काफी ज्यादा भीड़ है, मैं भाग के जा रहा हूँ, कोई इंसान के मैं टकरा गया, दैट इज नॉट बैटरी, क्योंकि मैंने वो जानबूझ के नहीं किया। समझ गए? दैट कैन बी नेग्लिजेंस, वो लापरवाही हो सकती है बट वो बैटरी नहीं है। और उसके बाद में डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए और एक फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है इसके अंदर। बैटरी कैन टेक प्लेस विदाउट असॉल्ट। फॉर एग्जांपल, समवन मे हिट अनदर पर्सन फ्रॉम बिहाइंड। तो जनरली तो क्या होता है, पहले असॉल्ट होता है फिर बैटरी होता है। समझ गए? लेकिन यहाँ पे एक और चीज, अगर कोई पीछे से आगे टपली मार दे तो क्या पता चलेगा भाई। तो बैटरी कैन टेक प्लेस विदाउट असॉल्ट एज वेल, बट जनरली असॉल्ट जो है वो बैटरी को प्रीसीड करता है, क्योंकि पता तो चल ही जाता है ना लगने वाली है। तो दैट इज असॉल्ट एंड बैटरी। आई गेस आपको समझ में आगे हो गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज फॉल्स इंप्रिजनमेंट। फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब ये होता है किसी भी इंसान को एक चार दीवारी के अंदर बंद कर देना और उसकी लिबर्टी के ऊपर, लिबर्टी टू मूव के ऊपर टोटल रिस्ट्रेन लगा देना। तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट consist of a total restraint on the liberty of another person without any justification। बिना किसी lawful justification के किसी भी इंसान को कहीं लॉक कर देना false imprisonment कहलाता है। Such a restraint may be either physical force or by mere show of authority to constitute this wrong। imprisonment in ordinary sense is not required। तो यहाँ पे देखो, फॉल्स इंप्रिजनमेंट दो तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई बाहर से रूम बंद करके चला जाए और खोले ही नहीं, 2 दिन तक मैं इस रूम में ही बैठा हूं। समझ गए? तो ये बेसिकली फॉल्स इंप्रिजनमेंट है। या फिर एक इंसान मेरे पास आया, AK-47 लेके खड़ा हो गया, बोलता है कि इस रूम से बाहर मत चले जाना। रूम खुला है बट वो AK-47 लेके आ गया। अब एक चीज बताओ कि क्या मैं यहाँ पे बाहर जाने की हिम्मत करूंगा? आंसर विल बी नो। भाई क्यों हिम्मत करूंगा? भाई AK-47 हो उसके पास, वो 20 गोलियां मार देगा मेरे को अगर मैं बाहर निकल गया तो ये बाय मियर शो ऑफ अथॉरिटी भी हो सकता है या फिर कोई गेट वगैरह के ऊपर लैच लगा के भी हो सकता है। व्हेन द पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी वेदर ही इज लॉक्ड इन 4 walls or is restricted from leaving the place, it is false imprisonment। even if the claimant is unaware that he is trapped but suffers injury, it is false imprisonment। अगर मान लो मैं सो रहा हूं, मान लो मैं रात को 1 बजे सोया, मैं रात को 1 बजे सोया और सुबह 9 बजे उठा, ठीक है, 1 AM मैं सोया हूं और 9 AM मैं उठा हूं और किसी ने 2 AM पे मेरे को बाहर से लॉक कर दिया और 8 AM पे लॉक खोल दिया। अब यहां पे एक चीज देखो, मैं तो सो रहा हूं ना, मैं तो नींद में हूं, रात को 1 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक मैं तो नींद में हूं, और अगले ने 2 बजे रात को गेट लॉक कर दिया बाहर से और 8 बजे खोल दिया। तो यहां पे बेसिकली मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं, बट स्टिल इट विल बी टर्म्ड एज फॉल्स इंप्रिजनमेंट। समझ गए? मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ बट इट विल बी टर्म्ड एज
फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बिकॉज इट इज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट। इंजूरियस एंड डैमनो मैंने आपको बताया था ना, नुकसान हो ना हो, लीगल इंजरी है तो भाई टॉर्ट का केस प्रूव हो जाता है। उसके बाद में हाउएवर द क्लेमेंट शुड नॉट बी ट्रैप्ड विलिंगली और कंसेंचुअली। जैसे मान लो किसी को रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर डाला गया तो वहां तो बांध के रखा जाएगा ही ना, या फिर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया, उसका मन नहीं है बट जरूरी है, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर नहीं आते हैं। कोई मतलब मान लो नशेड़ी है, उसको उसके पिताजी ने रिहैब के अंदर डाल दिया और वो बाद में अपने पिताजी के ऊपर केस कर रहा है कि मेरे को रिहैब में डाल दिया, भाई ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है। या फिर किसी को एडमिट कराया गया हॉस्पिटल के अंदर, वो होना नहीं चाहता, वो अपने घर वालों के ऊपर केस कर रहा है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का, या फिर हॉस्पिटल के ऊपर केस कर रहा है, ये मेंटेनेबल नहीं है। समझ गए? तो दिस इज अबाउट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज ट्रेसपास टू लैंड एंड चैटल्स। ये मैं आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझाऊं तो देखो इन्फोग्राफिक्स के थ्रू देखते हैं एक बार। तो इट इज इंटरफेरेंस विद पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। समझ गए? किसी भी प्रॉपर्टी के पोजीशन का इंटरफेरेंस जो है वो ट्रेसपास होता है। यहाँ पे देखो समवन इज एंटरिंग इनटू समवन्स प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन और विदाउट कंसेंट, तो इट इज बेसिकली ट्रेसपास। और अबव एंड बिलो, तो देखो आपकी जो जमीन है, सपोज दैट ये आपका घर है, तो इसके नीचे एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ लैंड आप ओन करते हो। अगर मान लो कोई आपके घर के ऊपर, आपके घर के छत के जस्ट ऊपर कोई ड्रोन कैमरा वगैरह लेके आ रहा है, that can also be termed as trespass. Trespass to chattels, ये बेसिकली होता है विथ गुड्स, जो चीजें आप ओन करते हो, कार हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, ये सारी की सारी चीजें, वो trespass to chattels कहलाता है। तो मैं रीड आउट कर देता हूँ, इन्फोग्राफिक्स के हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश करी है, बट आई डोंट नो वेदर दे आर विजिबल परफेक्टली और नॉट। वट एवर द सीन इज, द tort of trespass to land occurs when the defendant has the intent to interfere with the possession of land belonging to the claimant। ये physically किसी की प्रॉपर्टी को इन्वेड करने से होता है विदाउट देयर अप्रूवल और कंसेंट। दिस इन्वेजन कैन हैपन विद ऑब्जेक्ट्स और बाय पीपल। अगर मान लो मैंने किसी के घर पे कचरा फेंक दिया तो भी ये हो सकता है कि ट्रेसपास टू लैंड हो गया, या फिर मैं खुद एंटर कर गया तो वो भी ट्रेसपास टू लैंड होता है। आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेसपास टू चैटल अकर्स व्हेन द डिफेंडेंट हैज द इंटेंट और डज इंटरफेयर विद द लॉफुल पोजीशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द क्लेमेंट। ट्रेसपास टू चैटल का मतलब क्या होता है कि क्लेमेंट के गुड्स के साथ कोई इंटरफेरेंस करना, मतलब गाड़ी हो गया, घड़ी हो गई, या फिर मोबाइल फोन हो गया, ये सारे के सारे ट्रेसपास टू चैटल्स के अंदर आता है। दिस इज डन व्हेन द डिफेंडेंट यूजेस और इंटरमेडल्स विद अ चैटल दैट इज मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी। सो दिस इज अबाउट ट्रेसपास टू लैंड एंड चैटल। उसके बाद में अगली जो चीज है, टॉपिक बड़ा है और टेक्स्ट कम है, unlawful harassment and intentional infliction of emotional distress। तो defendant may be held liable for any act of deliberate physical harm to the victim even when no battery or assault is involved। तो यहाँ पे देखो कोई मान लो मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है, समझ गए, मैं उसके पास जाता हूँ रेगुलर चेकअप के लिए, वो मेरे से मजाक करता है कि भाई यू हैव गॉट ओनली 3 months टू लिव, 3 महीने बचे आपके पास। उसने मजाक किया, मेरे को नर्वस शॉक आ गया, मेरे को 10 दिन एडमिट रहना पड़ गया। अब उसने तो मजाक किया था, बट इट विल बी टर्म्ड एज अनलॉफुल हैरेसमेंट और इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। लेकिन अगर सच में दिक्कत है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सपोज दैट आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास कोई पेशेंट आता है इसके कैंसर है, मैंने उसे बता दिया कि भाई तू नहीं सही हो सकता, 6 महीने बचे हैं तेरे पास, अपनी जिंदगी जी ले बढ़िया से, सही होने के चांसेस नहीं है बिकॉज ब्लड कैंसर है, बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है, 6 महीने अच्छे जियो, यू विल डाई। ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो, और मैंने सच बोला है, जो रिपोर्ट बता रही है वो ही मैंने बोला है, तो मेरे ऊपर ये केस नहीं होगा। अगर मैंने मजाक मजाक में बोल दिया और सामने वाले को दिक्कत आ गई तो इट मे बी टर्म्ड एज अनलॉफुल हैरेसमेंट या फिर इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। समझ गए? फॉर एग्जांपल दैट इफ डिफेंडेंट लाइज टू द क्लेमेंट दैट लेटर सन मेट विथ अ रोड एक्सीडेंट व्हिच कॉजेस नर्वस शॉक टू द क्लेमेंट रिजल्टिंग इन इलनेस, दिस कॉन्स्टिट्यूट टॉर्ट ऑफ अनलॉफुल हैरेसमेंट। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पे डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को क्या बोला कि भाई तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया, इसको नर्वस शॉक लग गया, समझ गए, जिसको ये झूठ बोला गया, तो ये इस वाले टॉर्ट के अंदर आता है, अनलॉफुल हैरेसमेंट एंड इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आल्सो अमाउंट टू टॉर्ट ऑफ अनलॉफुल हैरेसमेंट। वैसे तो देखो सेक्सुअल हैरेसमेंट क्राइम है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन वेदर दे वांट कॉम्पनसेशन और दे वांट द पनिशमेंट टू द रॉन्ग डूअर। समझ गए, ये मैंने आपको बता ही दिया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब क्या होता है
किसी इंसान की रेपुटेशन को लोअर डाउन करना इन फ्रंट ऑफ द राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. इट इज डिफाइंड एज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट व्हिच टेंड्स टू लोअर अ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. मतलब ऐसे स्टेटमेंट पब्लिश करना, ऐसी बातें किसी को बोलना जिसकी वजह से किसी की इज्जत कम हो रही है. समझ गए? सपोज दैट आई से द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इज अ थीफ. समझ गए? अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, तो भाई डिफेमेशन नहीं है यहाँ पे. दैट पर्टिकुलर स्टेट, इट कैन बी एनी स्टेट, एनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर, आई डोंट केयर, आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन, बट इफ आई से कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इज अ थीफ, तो यहाँ पे इट इज डिफेमेशन. उसके बाद में इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफेमेशन कैन बी बोथ tort and crime. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु इज फाइलिंग द केस. ये टॉर्ट के अंदर भी आता है, क्राइम के अंदर भी आता है. दो तरीके के डिफेमेशन होते हैं. लाइबल का मतलब होता है परमानेंट फॉर्म ऑफ डिफेमेशन. राइटिंग हो गया, पिक्चर्स हो गई, न्यूज़पेपर के अंदर कोई आर्टिकल आ गया, या फिर मान लो कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी जिसका किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, दैट इज लाइबल. स्लैंडर का मतलब क्या होता है? कॉजिंग डिफेमेशन इन अ टेम्पररी फॉर्म सच एज स्पोकन वर्ड्स और जेस्चर्स. तो टेम्पररी फॉर्म ऑफ डिफेमेशन इज स्लैंडर और परमानेंट फॉर्म ऑफ डिफेमेशन इज लाइबल. फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, I have made a detailed lecture on defamation and each and every aspect of law of torts. मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, यू कैन चेक दैट आउट. ओके, और उसके नोट्स तो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, थ्रू माय टेलीग्राम चैनल. आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीजें मिल जाएगी. जस्ट गो थ्रू माय चैनल, लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट इज देयर ऑन लीगल. समझ गए? तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन अप्रोच दोज पर्टिकुलर वीडियोस. टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस. अब इंटेंशनल टॉर्ट हम पूरे कर चुके हैं, अब नेग्लिजेंस की बात करते हैं. ठीक है, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही. उसके बाद में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी की हम बात करेंगे. नेग्लिजेंस इज डिफाइंड एज द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी टू टेक केयर व्हिच रिजल्ट्स इन डैमेजेस. तो नेग्लिजेंस क्या होता है? देखो, हमारी एक ड्यूटी होती है टुवर्ड्स पीपल. समझ गए? जैसे सपोज दैट आई एम अ टीचर एट अ स्कूल और अ कोचिंग. ठीक है, तो अब आई हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स. सपोज दैट आई गो टू अ डॉक्टर, दैट डॉक्टर हैज अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स मी. अगर मान लो मेरे को ब्लड प्रेशर है और मेरा डॉक्टर मेरे को डायबिटीज की दवाई दे रहा है, तो यहां पे इट इज नेग्लिजेंस. समझ गए? एज अ टीचर आई हैव गॉट अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स. अगर मान लो मैं आपको कुछ और ही पढ़ा दूं तो ये नेग्लिजेंस है. समझ गए? तो ड्यूटी ऑफ केयर होना जरूरी है. अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूं तो आई हैव गॉट अ ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द पेडेस्ट्रियंस जो सामने से आ रहे हैं. ठीक है, जो रोड क्रॉस कर रहे हैं उनकी तरफ मेरी एक ड्यूटी ऑफ केयर है. मेरे आगे जो गाड़ी चला रहा है उसकी तरफ मेरी ड्यूटी ऑफ केयर है. जो मेरे पीछे गाड़ी चला रहा है उसकी तरफ भी मेरी एक ड्यूटी ऑफ केयर है. अगर मान लो मैंने अचानक ब्रेक मार दिया तो ऑब्वियस ही बात है यार, मतलब वो पीछे से आके मेरी गाड़ी से टकराएगा ना. समझ गए? तो these kind of scenarios are there. Basically it can be said that the wrongdoer or defendant has been careless in a way that harms the interest of the victim or the claimant. तो यहाँ पे carelessness है. negligence का मतलब होता है लापरवाही या carelessness. Essentials of negligence are as follows. तो पहला क्या है? Defendant owes a duty of care to the victim. पहला क्या है? Duty of care होनी चाहिए. अब हर चीज के अंदर ये देखना पड़ेगा ड्यूटी ऑफ केयर किसकी है. अब जैसे देखो, मान लो कि मैंने इलाज किसी डॉक्टर से करवाया और नेग्लिजेंस का केस किसी दूसरे डॉक्टर पे कर दिया, ऐसा थोड़ी है. उसी डॉक्टर की ड्यूटी ऑफ केयर है मेरी तरफ जो मेरे को ट्रीट कर रहा है. अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं मेरे होम टाउन के अंदर, तो आई हैव गॉट अ ड्यूटी ऑफ केयर जो मेरे नियर बाई है. समझ गए? मेरे से 10 किलोमीटर दूर जो गाड़ी चल रही है उसकी तरफ मेरी कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है. मेरे सामने जो गाड़ी आ रही है, मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है, मेरे पीछे जो गाड़ी चल रही है, और जो लोग रोड को क्रॉस कर रहे हैं, मेरी सिर्फ उन तक ही ड्यूटी ऑफ केयर है. समझ गए? तो सबसे पहले ड्यूटी ऑफ केयर, उसके बाद में ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर, और फाइनली there must be some harm or damage. समझ गए? ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर एंड डैमेज, दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस. तभी जाके ये केस कोर्ट के अंदर प्रूव होगा. वी आर डन इंटरेस्टेड विद नेग्लिजेंस, आई गेस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज नो फॉल्ट लायबिलिटीज. देयर आर सम नो फॉल्ट लायबिलिटीज एज वेल, जहां पे आपकी ना तो कोई डेलिबरेट मिस्टेक है, ना आपने कोई नेग्लिजेंट बिहेवियर किया. इवन इफ आपने पॉजिटिव एफर्ट्स लगाए हार्म को रोकने के लिए, स्टिल यू कैन बी हेल्ड लायबल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटीज. वैसे तो 3 होती है, लेकिन आपकी बुक के अंदर 2 ही दी हुई है. पहला स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, दूसरा एब्सोल्यूट लायबिलिटी. एक वाइकेरियस लायबिलिटी नाम की चीज भी होती है, बट वो आपकी बुक के अंदर गिवन नहीं है. नॉर्मली जनरल टॉर्ट लायबिलिटी इज स्ट्रिक्टली फॉल्ट बेस्ड, मीनिंग डिफेंडेंट ओनली ever pays if they made a careless mistake or acted intentionally. तो देखो, तभी कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा जब आपने
या तो केयरलेसनेस करी है या फिर कोई इंटेंशनली कोई गलती करी है, अदरवाइज लाइबिलिटी नहीं आती है। हाउएवर नो फॉल्ट लाइबिलिटीज होल्ड अ पर्सन फुली रिस्पॉन्सिबल इवन इफ दे टुक एक्सट्रीम प्रिकॉशन एंड एब्सोल्युटली हैड नो बैड इंटेंशन। प्रिकॉशन भी रखे, कोई गलत इंटेंशन भी नहीं था, फिर भी लाइबिलिटी आ सकती है। हियर हाई कॉम्पनसेशन मस्ट डेफिनेटली बी पेड सिंपली बिकॉज द क्लेमेंट्स राइट्स वर अनफॉर्चुनेटली वायलेटेड बाय अ इनक्रेडिबली डेंजरस सिचुएशन। और दो तरीके की नो फॉल्ट लाइबिलिटीज आपके बुक के अंदर गिवन है, एक है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एक है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जो आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम पढ़ लेते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द फर्स्ट थिंग दैट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का जो रूल है वो राइलैंड वर्सेस फ्लेचर केस के अंदर आया था, ठीक है। क्या नाम है केस का? राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। द लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड वाज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, दैट इज इवन इफ द डिफेंडेंट वाज नॉट नेग्लिजेंट और रेदर इवन इफ द डिफेंडेंट डिड नॉट इंटेंशनली कॉज द हार्म, ही वाज इंडीड केयरफुल, ठीक है, yet he could still be made liable for the damage caused under this rule। इसके तीन एसेंशियल बताए गए। यहां पे देखो इस पैराग्राफ का मीनिंग तो यही है कि आपने कोई गलती नहीं करी है, आपने पूरे प्रिकॉशन रखे, यू मेड पॉजिटिव एफर्ट्स टू स्टॉप द हार्म बट स्टिल यू विल बी हेल्ड लायबल। यहां पे एसेंशियल्स क्या है? पोटेंशियली डेंजरस थिंग, एस्केप और डैमेज। समझ गए? ये चीज अगर हो रहा है तो यहां पे देखो ये वाला एग्जांपल आपको सही लग सकता है। यहां पे देखो, मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का कोई पाइप ऐसे टूट गया, पता ही नहीं चला मालिक को कि पाइप टूट गया, अदरवाइज वो रिपेयर करवा लेता। अब यहाँ पे देखो ये जो गंदा पानी है वो एक नदी के अंदर जा रहा है, समझ रहे हो? तो हियर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कैन अप्लाई। और डेंजरस थिंग क्या क्या होते हैं? जैसे सपोज दैट आपने कोई कुत्ता पाल रखा है घर पे, यू हैव अ पेट डॉग, और वो मतलब नॉर्मली जाना जाता है कि वो बहुत लोगों को काट चुका है, 30-40 लोगों को काट चुका है, समझ गए? डॉबरमैन टाइप का या फिर जर्मन शेफर्ड टाइप का बड़ा कुत्ता है और वो 30-40 लोगों को काट चुका है, तो ही इज अ पोटेंशियली डेंजरस थिंग, दैट पर्टिकुलर पेट डॉग इज अ पोटेंशियली डेंजरस थिंग। या फिर मान लो किसी ने शेर पाल रखा है, वैसे तो अलाउड नहीं है पर दुबई वगैरह के अंदर लोग ऐसे करते हैं। मैंने तो सुना है दुबई के अंदर ये शेख वगैरह, शेर वगैरह, लायंस वगैरह पालते हैं, ठीक है। तो इट इज अ पोटेंशियली डेंजरस थिंग। मान लो मैंने शेर पाल रखा है, इट इज अ डेंजरस थिंग, इट एस्केप्ड फ्रॉम माई हाउस एंड डिनर करके आ गया, 2-3 लोगों को जान से मार के आ गया, तो आई विल बी स्ट्रिक्टली लायबल। मैंने तो पूरा ध्यान रखा था बट वो दीवार टाप के चला गया, तो अब यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी तो आएगी ना। या फिर मान लो मेरे पास एक ऐसा कुत्ता है जो बहुत लोगों को काट चुका है, मैंने उसे अच्छे से चेन कर रखा बट किसी तरीके से वो एस्केप कर गया और किसी को काट के आ गया, आई विल बी हेल्ड स्ट्रिक्टली लायबल। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा था, मेरे को सजा मत दो, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल। कौन से केस में आया था? राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। एसेंशियल क्या है? पोटेंशियली डेंजरस थिंग, एस्केप और डैमेज। और ये चीजें डिटेल में पढ़नी है तो यू कैन गो टू दैट प्लेलिस्ट, उसके अंदर बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, ये तो अलग अलग चैप्टर के अंदर समझाए हुए हैं, समझ गए? नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज एक्सेप्शंस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। देयर आर 5 एक्सेप्शंस इन द केस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सबसे पहला है प्लेंटिव्स ऑन फॉल्ट। प्लेंटिव्स ऑन फॉल्ट के अंदर क्या होता है? एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आई हैव अ डॉग जो 30 लोगों को काट चुका है, तो इट कैन बी टर्म्ड एज अ पोटेंशियली डेंजरस थिंग, समझ गए? अब मेरा कोई दोस्त मेरे घर पे आता है और मैंने अपने घर के बाहर बोर्ड भी लगा रखा है, बीवेयर ऑफ द डॉग, ठीक है। मेरा एक दोस्त है वो मेरे घर पे आता है, उस डॉग की चेन खोल देता है और मेरा डॉग जो है वो कुत्ता उसको प्रसाद दे देता है। प्रसाद मतलब काट लेता है, समझ गए? तो ओवर हियर इट इज हिज ओन फॉल्ट। या फिर कोई ट्रेसपासर मेरे घर पे आया, मैंने बोर्ड लगा रखा था बीवेयर ऑफ डॉग, कोई ट्रेसपासर मेरे घर पे आया, उसको मेरे कुत्ते ने काट लिया, आई एम नॉट लायबल, क्योंकि देखो यहाँ पे एस्केप नहीं था, पोटेंशियली डेंजरस थिंग थी, डैमेज था, एस्केप नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है एक्ट ऑफ गॉड। सपोज दैट मैंने अपने घर के ऊपर 10 लाख लीटर की पानी की टंकी बना रखी है। वैसे तो जनरली पानी की टंकी क्या होती है? एक तो अंडरग्राउंड पानी की टंकी होती है जो 20,000 लीटर की होती है और घर के ऊपर 2,000 लीटर का स्टोरेज हम रखते हैं। जनरली हाउस होल्ड में तो यही होता है। मान लो मैंने सोचा कि राजस्थान का हूं, कभी अकाल पड़ गया तो क्या करेंगे, 10 लाख लीटर की पानी की टंकी मैंने बना दी और कोई अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से वो टंकी फूट गई और आसपास के एरिया के अंदर पानी की फ्लडिंग हो गई। तो ओवर हियर आई कैन से एक्ट ऑफ गॉड था। वैसे तो देखो पोटेंशियली डेंजरस थिंग है भाई, 10 लाख लीटर पानी क्यों रख रखा है घर पे? कोई जरूरत थोड़ी है, इतनी जरूरत थोड़ी है, मतलब पानी की कमी है बट इतनी नहीं है, समझ गए? सो दैट्स द सिनेरियो। उसके बाद में म्यूचुअल बेनिफिट। अगर मान लो कंसेंट किया आपने किसी इंजरी को, सपोज दैट देयर इज अ अपार्टमेंट, ठीक है, एक मेरी बिल्डिंग है जिसके अंदर 4 फ्लोर है, ठीक है, 4 फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर पे तो मैं रहता हूं, सौरभ ग्राउंड फ्लोर पे रहता है
अब मैंने एक हितेश नाम के बंदे को फर्स्ट फ्लोर रेंट कर रखा है, मैंने एक प्रतीक नाम के लड़के को सेकंड फ्लोर रेंट कर रखा है, और मैंने एक अचल नाम के लड़के को टॉप फ्लोर रेंट कर रखा है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, मैं एक जनरेटर लेके आता हूं, सेकंड हैंड जनरेटर मैं लेके आया जो अनइवन पावर सप्लाई प्रोड्यूस करता है। वो जो सेकंड हैंड जनरेटर है ना, वो अनइवन पावर सप्लाई प्रोड्यूस करता है। तो मैंने वो जनरेटर लगाया और मैंने इनसे पूछा कि आपको चाहिए, तो हितेश ने तो मना कर दिया कि नहीं नहीं भाई ऐसा जनरेटर मैं तो नहीं यूज कर रहा। प्रतीक और अचल ने हाँ कर दिया। ठीक है, अब मेरे घर पे भी वो लगा हुआ है। किसी दिन क्या होता है कि मैं घर पे नहीं हूं, मतलब सारी एमसीवी डाउन है, लाइट वाली एमसीवी होती है ना वो सारी डाउन है, तो अब मैं घर पे नहीं हूं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हितेश के घर पे तो उस जनरेटर का कनेक्शन भी नहीं है। एक दिन लाइट जाती है तो प्रतीक और अचल के घर पे अनइवन पावर सप्लाई प्रोड्यूस करी। ठीक है, वो पावर सप्लाई ऐसे प्रोड्यूस करते करते ऐसे प्रोड्यूस कर गया, इनके घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो गए। प्रतीक और अचल के घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो गए। दे कैन नॉट फाइल अ टॉर्ट का केस अगेंस्ट मी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई दे वर ऑल्सो इंजॉइंग द बेनिफिट्स एंड इट वॉज देयर कंसेंट। उसके बाद में एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, दैट मीन्स एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। मान लो मेरा कोई डॉग है विच इज नॉन टू वाइट पीपल, किसी दूसरे इंसान ने आके उसे खोल दिया और वो किसी को काट गया, तो भाई मेरी लाइबिलिटी है या उस दूसरे इंसान की है? उसकी है ना, मैं तो केयरफुल था। तो यहाँ पे एक ये डिफेंस होता है। फिर उसके बाद में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, भारत सरकार ने अगर कोई सरकारी एजेंसी, सॉवरेन एजेंसी अगर कोई ऐसा टॉर्ट कमिट कर देती है तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगती है। समझ गए? सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। असेंशियल सेम है, पोटेंशियली डेंजरस थिंग, एस्केप और डैमेज, बट नुकसान इतने बड़े स्केल पे हुआ होता है कि इसके अंदर कोई डिफेंस, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट देयर आर नो डिफेंसेस टू इट। कोई डिफेंस नहीं है इसके अंदर। हैजार्डस एक्टिविटीज के अंदर होता है, भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना होगा आपने, 1984 के अंदर हुआ था। 10 to 15,000 पीपल डाइड। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम था और मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक गैस लीक हो गई थी। समझ गए? तो उसमें क्या हुआ था, 10-12 हजार लोग मर गए और हजारों लाखों की संख्या के अंदर ये जो जानवर वगैरह नहीं होते, गली के कुत्ते हो गए या फिर गाय वगैरह, ये मर गए थे। बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। ऐसे केस में पोटेंशियली डेंजरस थिंग, एस्केप, डैमेज है, लेकिन आपको माफी नहीं मिल सकती, आप कोई एक्सेप्शन इसके अंदर नहीं लगा सकते। ये इंडिया के अंदर इवॉल्व किया गया था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का केस है। दस इन दोज केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी which relate to extremely dangerous activities which may possibly cause huge or grave damage, the rule of absolute liability is applied. The rule of strict liability and absolute liability are specifically for public interest because extremely dangerous activities are involved in these cases. I guess we are done and dusted with this particular chapter, the unit 3B of your class 12 legal studies book. Law of torts was the chapter, ये तो पता ही है, ठीक है, it was an one shot explanation. I will meet you with unit 3C very soon. Thanks a lot for attending this lecture. Don't forget to like and subscribe to my channel and share it with as many people as you can. Thanks a lot guys.